हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते यूनिट 9 जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान में आकलन। देखिए, जितनी भी हमने सब्जेक्ट पेडागोजी पढ़ी हुई है, फिर लास्ट में हमें इनका आकलन कैसे करना इसके बारे में भी पढ़ना होता है। तो हर सब्जेक्ट में आकलन करने का तरीका सेम वो ही है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो बदलती हैं। बाकी जिस तरह से असेसमेंट मूल्यांकन होता है उसी तरह से होगा ही। तो मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कुछ अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। साथ ही रिवीजन जरूर करते रहना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कुछ करा रखे हैं मैंने, कुछ 2018 के नहीं कराए हैं। तो जैसे ही एनआईओएस वाला अपना कंप्लीट होता है तो जितने प्रीवियस ईयर बचे हुए वो भी सब कंप्लीट हो ही जाएंगे। और फाइनली इस पर लैपटॉप पे पानी गिर गया था, लेकिन अभी काम ठीक ठाक कर रहा है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 9 को। मुझे लगता है आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये बच गया, नहीं तो उम्मीद नहीं थी कि ये चालू वो टर्न ऑन हो पाएगा दोबारा से या चल पाएगा अच्छी कंडीशन में। फाइनली सब ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, आकलन के लिए निम्नलिखित पहलुओं आकलन में निम्नलिखित पहलुओं से है। देखिए, आकलन का संबंध निम्नलिखित चीजों से है, या आकलन में हम निम्नलिखित पॉइंट्स को मेजर्स कर रहे होते हैं। कौन कौन से? पहले तो बालकों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए, फिर उनका क्या आकलन किया जाना चाहिए, फिर उनका आकलन कब किया जाना चाहिए, उनका आकलन कैसे किया जाना चाहिए, और आकलन से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। आइए आपको बात समझ में। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि बालकों के आकलन में हमें क्या क्या जांचना है, क्यों करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या क्या मापना होता है। तो सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें क्यों मापन करना है, ये चीज देखना है, क्या आकलन करना है इस पर ध्यान रखना है, कब आकलन करना है इसका ध्यान रखना है, कैसे आकलन करना है इसका ध्यान रखना है, और आकलन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है उनका उपयोग कैसे करना है और इसका भी आकलन करना है। ठीक है। पटकथा अंक क्या संकेत देते हैं? यहाँ पर ये सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि व्हाट डज मेक मार्क्स इंडिकेट। अब बच्चे के मार्क्स आते हैं, वो मार्क्स क्या बता रहे होते हैं। हालांकि मार्क्स हमें कुछ 100% गारंटी तो नहीं देते कि यार इसके 95 मार्क्स आए हैं तो इसको 95% सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। ये बस एक तरह का कंपैरिजन ही है। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल लिखा हुआ है, ये आपके काम में आएगा, क्योंकि आप में से कुछ पेरेंट्स होंगे और कुछ पेरेंट्स बनने वाले होंगे, और जॉब की बात तो सभी बनी जाओगे ना। जैसे वॉइस का जैसा होता है, गवर्नमेंट जॉब लगे इसके बाद फिर वो आगे का सोचते हैं। चलो, तो हम इस पर बात कर लेते हो। घर परिवार की बातें बाद में करेंगे किसी दिन क्लास लेकर। तो किसी विद्यालय में कक्षा 8 में 40 विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। सामान्य विज्ञान में 100 में से 20 से 90 के बीच अंक प्राप्त होते हैं, यानी लोएस्ट मार्क्स 20 होते हैं और हाईएस्ट मार्क 95 हो जाते हैं। ठीक है। अधिकांश विद्यार्थी को 50 से 60 के बीच अंक प्राप्त हुए, ये एवरेज मार्क हो गया उनका 50 से 60। हरि, जो कि कक्षा में पृथक स्थान पर है, उसके 95 अंक आते हैं, और गीता, जो कि द्वितीय स्थान पर है, उसे 91 मार्क मिलते हैं। गीता की मां हरि के प्राप्तांकों को समझने का प्रयास कर अपनी पुत्री गीता के प्रगति पत्र में लिखे प्राप्तांकों से तुलना करती। उसे पता चलता है कि गीता ने अन्य विषयों में संपूर्णांक कुल प्राप्तांकों में हरि से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। गीता ने देखा कि अन्य सब्जेक्ट्सों को अगर हम टोटल करें तो उसको हरि से ज्यादा नंबर मिले हैं। गीता के इस परीक्षण में कुल प्राप्तांक कक्षा में सर्वाधिक है। इतने सब के बावजूद गीता की मां गीता के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। देखो हुआ क्या, जो आपका हरि था, हरि के 91 मार्क्स आ गए और गीता के आ गए, सॉरी, हरि के 95 आए। तो हरि के तो 95 मार्क्स आ गए और गीता के आ गए 91 मार्क्स। लेकिन गीता ने करा है क्लास में टॉप, क्योंकि इसके अदर सब्जेक्ट्स में मार्क्स ज्यादा थे। हरि ने क्लास में टॉप नहीं करा, लेकिन फिर भी गीता की मां क्या बोलती है, संतुष्ट नहीं है उससे। कारण यह है कि सामाजिक विज्ञान में उसे कम अंक प्राप्त हुए, विशिष्ट रूप से हरि से, जो कि पिछली कक्षाओं में द्वितीय स्थान पर रहा है। वह गीता का वार्षिक परीक्षा में हरि से कम अंक करने हेतु चेतावनी देती है। वे बोलते हैं कि अब आने वाले एग्जाम्स में तुम्हारे मार्क्स हरि से कम नहीं आने चाहिए। अब ये जो बात हुई, यही बात तो हम लोग कई बार हमारे घर परिवार में बच्चों के साथ कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। गीता के अन्य सहपाठी भी हरि के प्राप्तांकों से तुलना कर इसी प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे थे, और इसी तरह गीता को ताना भी मान रहे थे कि एक बाल्टी पानी में मिट्टी के तेल की बूंद जैसा कुछ बोल रहे थे वो। तो इस तरह का चीज हमें नहीं करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे बालकों में असुरक्षा, तनाव, चिंता की संभावना पनपती है। गीता के साथ भी यही हुआ, उसने 90% मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन उसके बाद ही उसे सुनना पड़ रहा है। आइए पर बात समझ में। तो हमें ऐसा नहीं करना, बस इसका ध्यान रखना है हमें।
अब यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियों में विचार करें और कुछ प्रश्नों के उत्तर देते। क्रियाकलाप दिया हुआ है कि वास्तव में हमें क्या आकलन करना है, हमें क्या चीज़ों के बारे में पता करना चाहिए, उसका यूज किस तरह से करना है, ये सब कुछ। ये इस पर ये जो क्रियाकलाप है ना, इसमें एक्टिविटी दी हुई है। अगर आप इन एक्टिविटी के क्वेश्चंस को पढ़कर अपना थोड़ा सा माइंड यूज करोगे, थोड़ा दिमाग चलाओगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और आप जब खुद एक टीचर बनोगे तो वहां पर जाकर आप एक इस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे होगे ना, आपको सब कुछ बहुत ही आसान लगेगा, ठीक। बालकों का आकलन क्यों करना चाहिए, सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि आखिर हम आकलन कर ही क्यों रहे हैं। सबसे पहले, आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना और अध्येता की योग्यता किस सीमा तक विकसित हुई है का निर्णय लेना है। तो अधिगम प्रक्रिया को सुधारना भी है, साथ के साथ हमें यह भी देखना है कि बच्चा कहाँ तक डेवलप हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि टेस्ट और परीक्षाएं बार बार आयोजित किया जाए। अच्छी प्रकार नियोजित आकलन और सूचना और प्राप्त सूचनाओं का नियमित रूप से लेखन बच्चों को पृष्ठपोषण देने के साथ साथ उन्हें और अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर फीडबैक अच्छा मिले तो बच्चा आकलन के लिए हमेशा तैयार रहेगा, ठीक, और वह सीखने के लिए तत्पर भी रहेगा। बात यही होती है कि हमें फीडबैक अच्छे से अच्छा बच्चे को प्रोवाइड कराना है। यहाँ आकलन के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य दिए हुए हैं, किन किन उद्देश्यों का ध्यान में रखना चाहिए या क्या क्या उद्देश्य होते हैं आकलन करने के, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। आज चेंज करके देखता हूँ उसका कलर चेंज होगा कि नहीं। उस दिन तो वही नहीं था, आज हो गया। आज अपन रेड कलर से पढ़ेंगे। एक निश्चित काल अवधि में बालक के अधिगम और उसमें आने वाले परिवर्तन का पता लगाना कि उसके अधिगम में किस किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, उसकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पहचान करना कि बच्चा क्या चाहता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सुविधाजनक विधि की खोज करना, विधि की योजना बनाना। आप ऐसी मेथड को यूज कर पाओ जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। यहाँ से एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एचटेट में आया था, वहां पर दो ऑप्शन फंस रहे थे। एक ऑप्शन तो ये था, मतलब वो था कि एक टीचर के लिए किस तरह की शिक्षण विधि का प्रयोग करना उचित रहेगा। उसमें दो ऑप्शन तो ऐसे थे जो डायरेक्ट कैंसिल हो रहे थे। एक ऑप्शन था जिसमें लिखा था कि जिससे सीखना ज्यादा से ज्यादा सरल हो सके, बच्चे आसानी से सीख सके, और एक था जिसके प्रभाव से बच्चों में सब विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो, ठीक है। तो उसका जो ऑफिशियल राइट आंसर माना था, वो राइट आंसर ये माना था कि ऐसी मेथड का चुनाव शिक्षक को करना चाहिए जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से अपने विषय को सीख सके, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चे आसानी से सीख रहे होंगे तो रुचि तो उसमें उत्पन्न हो ही जाएगी। तो टीचर को चाहिए कि वह सुविधाजनक विधि की योजना का निर्माण करें। बच्चों को यह समझने में सहायता करना कि वह क्या जानता है, क्या और क्या कर सकता है, बच्चा कहाँ तक अचीव कर सकता है, ये सब कुछ। पाठ्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति के स्तर की जांच करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, अभिभावकों को बालकों की विषय वस्तु में प्रगति की सूचना देना, यानी कि पेरेंट्स को फीडबैक दे रहे हो आप, और बालकों को आकलन के भय से मुक्त करना। बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, उनके अंदर डर नहीं है। बालकों के साथ साथ सीखने और परस्पर सहयोग की भावना को भी प्रोत्साहन देना, बच्चे साथ साथ सीखें, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें। आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं कराना है। बालक को क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात नहीं है, बालक को क्या ज्ञात नहीं है या फिर क्या नहीं कर सकता है कि पहचान करवाना। में इसका मतलब यह है कि बालक के अंदर हमें हीन भावना का विकास नहीं करना, यार ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, मैथ्स तो मैं सीख ही नहीं सकती, मैं लड़की हूँ, इस तरह की भावना का विकास अगर आपने बच्चे में कर दिया तो हो गया काम, ठीक है। आपको तो इस तरह की भावना का विकास करना है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वह भी कर सकता हूँ, ना कि ये कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता। बालकों को मंद अध्येता, प्रभावशाली, समस्यात्मक की उपाधि नहीं देना है। उन बालकों की पहचान करना जिनमें निदान की आवश्यकता, हाँ ये हमारा उद्देश्य है कि हमें उन बालकों को छांटना है जिन्हें हमें निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। समस्या क्षेत्रों और अधिगम कठिनाइयों का उपचार करना, विद्यार्थी की परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता करना, और बालकों को परीक्षा में प्रथम द्वितीय स्थान आने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, कठिनाइयों का उपचार करना ये तो हमारा उद्देश्य रहेगा, लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं रहेगा कि हम उन्हें सिर्फ अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें, और ना ही हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम बालकों से बोले कि तुम फर्स्ट आने के लिए पढ़ो या तुम सेकंड आने के लिए पढ़ो। तो ये हमारे आकलन के उद्देश्य कदापि नहीं होना चाहिए। अब आकलन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड वी असिस्ट, क्या आकलन करें हम, इसके बारे में हम बात करेंगे। शिक्षा का सरोकार बालकों को अर्थपूर्ण और उत्पादक जीवन के लिए तैयार करने से है, और इसलिए उनका सरोकार बालक के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, बोधात्मक और नैतिक विकास से है, ठीक है। मतलब कि बालक का हमें सर्वांगीण विकास करना होता है, तो आकलन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें सब कुछ ही शामिल हो जाए। इस परिप्रेक्ष्य से देखने पर केवल शैक्षिक उपलब्धियों को आकलन करने की अपेक्षा सभी पहलुओं को आकलन करने की आवश्यकता है।
सिर्फ हमें शैक्षिक यानी कि सिर्फ बच्चा पढ़ाई में कैसा है इसका आकलन ना करते हुए उसके हर एक पहलू का आकलन करना है। पढ़ाई में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, नृत्य संगीत में कैसा है, कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी जिसमें बच्चा टॉप कर रहा होगा। कोई संगीत में टॉप करेगा, कोई डांस सबसे अच्छा कर रहा होगा, कोई एक्टिंग ही सबसे अच्छा कर रहा होगा, कोई साइंस अच्छा कर रहा होगा। इस तरह से आकलन कब होना चाहिए? अब आकलन हो कब? वैसे तो सतत मूल्यांकन होता रहना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ इसके बारे में। सतत आकलन अधिगम समय को कम कर देता है और इसलिए यह व्यर्थ करने वाला है। इसका अच्छा ये वो है, देखो बीच में से पढ़ते हैं ना दिक्कत हो जाती है। जबकि कई शिक्षकों का मत है कि शिक्षण प्रक्रिया में सतत रूप से अधिगम का आकलन करना चाहिए। कुछ लोग तो बोलते हैं सतत रूप से आकलन करो, लेकिन कुछ शिक्षक इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि सतत आकलन अधिगम समय को कम कर देता है और ये व्यर्थ समय करने वाला है। ठीक है, तो वैसे हम देखा जाए तो हमें इन दोनों का एवरेज निकालते हुए चलना चाहिए। एक अच्छा मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सकता है नहीं, अच्छा मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता ही है। ये अध्येता और अध्यापक दोनों को पृष्ठ पोषण देने में लाभदायक है, मीन्स दोनों को ये फीडबैक प्रोवाइड कराएगा। ये जो आकलन वाला टॉपिक जब हमारा चलेगा तो आप जितनी भी सब्जेक्ट पेडागोजी पढ़ते हुए आओगे लगभग सब में सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत ही चेंज रहेगा। ये स्पष्ट है कि प्रायः शिक्षक अपने विद्यार्थियों का अनौपचारिक रूप से नियमित अवलोकन करते हैं। निसंदेह इन अनौपचारिक अवलोकनों में शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए असीम निहितार्थ होते हैं। जब आप अनौपचारिक रूप से अवलोकन करते हो तो आपके पास इन्फिनिटी वेज मिल जाते हैं आपको, और मुझे ये सुधारना, ये कम इसमें रहेगा, मैं इसको ऐसे सही कर सकता हूँ, क्योंकि ये डेली बेस पे चल रहा है। ठीक है, और इसलिए बालकों के अधिगम में सुधार भी होता है। जैसे मैंने एक बार जब पढ़ाया था, शायद 7th या 8th क्लास का एक लड़का था जो साइंस में, मतलब वो लड़का कुछ इस टाइप का था, शायद वो किसी तरह से डिसेबल था। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था डिसेबिलिटीज़ वगैरह होती क्या हैं, क्योंकि ना तो उसकी राइटिंग में जो वर्ड्स बने होते थे वो बिल्कुल ही अलग तरीके से बने होते थे। टीचर क्या पढ़ा रहा था समझ में नहीं आता था। मतलब अगर 2nd चैप्टर चल रहा है तो सही बच्चे 2nd चैप्टर खोलकर बैठे हैं और वो सिर्फ बुक खोलकर बैठा, उसे पता ही नहीं है कि मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो पास करने वाली पद्धति चल रही है आरटी एक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से पढ़ते पढ़ते वो 8 तक आ गया था। जब मैंने साइंस से पढ़ाने को गया और मैंने उसको 1-2 बार मतलब देखा लगभग 1 आध महीने तक, तो मुझे लगा इसमें कुछ कमी है। मैंने उसको एक अलग तरीके से पढ़ाना शुरू करा। ये कुछ चीज़ें मैंने चेंज करी, कुछ मेथड्स चेंज करी, सभी के लिए अलग रूल चलते थे और उसके लिए अलग रूल चलते थे। तो इस बार वहाँ के जो उस क्लास का जो टॉपर बच्चा था उसने एक बार बोला भी कि सर इसके लिए अलग रूल क्यों, हमारे लिए अलग रूल क्यों। मैंने कहा ये सारे सब्जेक्ट्स में फेल होता है, तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल होते हो क्या? उसने कहा नहीं, मैं तो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो बस अगर तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेकर आना तो ये रूल तुम्हारे लिए चलेगा, और जिसको सिर्फ पास होना है उसके लिए ये रूल चलेगा। तो मैंने उसे कुछ रूल्स चलाता गया अपने सब्जेक्ट्स में। तो जब फाइनल पेपर हुआ, फाइनल एग्जाम में टाइम पर वो ऑल सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था, वो ऑल सब्जेक्ट्स में हो गया था फेल, और पास हुआ था सिर्फ साइंस में। साइंस में पास हो गया था, सिर्फ साइंस में पास हुआ था, सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ? इसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो अदर टीचर्स थे वो उसे समझ नहीं पा रहे थे, वो उसे उन्हीं की तरह लेकर चल रहे थे। और साइंस में मैं उसे समझ गया था और मैं उसे एक अलग तरीके से लेकर चल रहा था। मैंने उसे चीज़ें समझना सिखा दिया, सिर्फ उतना अच्छे से बता दिया ताकि वे अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। ठीक है, हालांकि बाद में फिर उसको टीसी दे दी गई थी क्योंकि सिर्फ वो साइंस के लिए में पास हुआ था, तो उसे फिर स्कूल से निकाल दिया गया था। बट हमें ऐसे बच्चों को हम कब समझ सकते हैं? सिर्फ एग्जाम से नहीं समझ सकते, ऐसे बच्चों को हम समझ सकते हैं डेली बेस पर ऑब्जर्व करके। ठीक है, और ऐसे आपकी क्लास में आपको भी मिलेंगे, एक ना एक बच्चा ऐसे जरूर मिलेगा जिससे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। एक तो वो रहेगा जो गदर मचाएगा, जो सिर्फ मन से ही नहीं पढ़ेगा। एक ऐसा रहेगा जो थोड़ा शांत सा रहेगा, चुपचाप सा रहेगा, ऑटिज्म टाइप का रहेगा, और वो चीज़ों को नहीं समझ पाता। टीचर क्या बोल रहा है, आप उससे बोलो पेज नंबर 37 ओपन करो, वो 37 पेज नंबर ढूंढने में बहुत टाइम लगा देगा। इस तरह के बच्चे, इन्हें हमें थोड़ा सा देख के चलना होगा। देखो यहाँ पर 2 प्रकार के आकलन यहाँ पर बताए हुए हैं। एक तो दैनिक आधारित यानी कि डेली बेसिस, और दूसरा बताया है पेरियोडिक यानी कि नियतकालिक। जो दैनिक आधारित होता है, बालकों के साथ वार्तालाप और उनका कक्षा के अंदर और बाहर की परिस्थितियों में सतत आकलन। डेली आकलन मतलब डेली बेस पर रोज हो रहा है। और नियत आकलन यानी पेरियोडिक जो 4 महीनों में एक बार शिक्षक लेता है। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा और ये आपका एफए हो जाएगा, और ये एफए से भी बहुत आगे है क्योंकि डेली बेस पर ही चल रहा है। ये स्रोत एनसीईआरटी से।
आकलन कैसा करना चाहिए, तो आकलन की प्रक्रिया सतत होना चाहिए और चक्रीय होना चाहिए। देखिए सतत हो और चक्रीय, चक्रीय मतलब कि आप ऊपर भी जाओ नीचे भी आओ। ऊपर नीचे जाने का मतलब क्या है कि आपने मान लो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का असेसमेंट लिया, यहाँ पर आपने सेकंड का लिया, फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का लेना है, मीन्स आपको दोबारा से पीछे भी लौट कर आना है, सेकंड की तरफ भी लौट कर आना है। ठीक, यहाँ पर आपने थर्ड लिया, यहाँ पर आपने थर्ड का भी लिया और फर्स्ट सेकंड के भी कुछ पॉइंट्स आपने उठा लिए। इस तरह से चक्रीय भी होना चाहिए। चलो, तो कुछ इन्होंने चरण दिए हुए हैं, इस आकलन कैसे किया जाना चाहिए इसके कुछ चरण दिए हुए हैं। पहला, बालकों के बारे में सूचना ग्रहण करना। आपको बालकों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इसके सिर्फ पॉइंट्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दो महत्वपूर्ण है, पहला, प्रथम विधि स्रोतों से सूचना ग्रहण करना और द्वितीय विभिन्न विधियों, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करके। तो बोला दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, एक तो अलग अलग रिसोर्सेज से यूज कर सकते हो या फिर अलग अलग मेथड्स से भी आप यूज कर सकते हो। अधिकांश विद्यालयों में यह देखा जाता है कि शिक्षक सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत होता है। शिक्षक मेन होता है जिसे पता होता है बच्चे के बारे में, और जो लोग होते हैं जिन्हें बच्चे के बारे में पता होता है, एक तो बालक खुद होगा, एक अभिभावक होगा, एक उसके मित्र होंगे, एक उस समुदाय के सदस्य होंगे, प्रधान अध्यापक होंगे, और विद्यालय आलेख यानी कि जो उपस्थिति पंजिका होती है विद्यालय की, उससे भी आपको बालक के बारे में इंफॉर्मेशन का पता चलता है। ठीक है, तो ये इन चीजों से भी टीचर सूचनाएं कलेक्ट कर सकता है बच्चे के बारे में। सूचनाओं का अंकन यानी कि उनको फिर रिकॉर्ड करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली बच्चे के बारे में, फिर उनको आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आलेखों में आलेख में अवलोकनों के आलेख और बालकों का गृह कार्य प्रदर्शन, बालक क्या और कैसे व्यवहार करता है संबंधी वर्गीकरण, और बालक के अन्य लोगों के प्रति व्यवहार संबंधी घटनाओं और किस्सों का विवरण भी शामिल किया जाना चाहिए। जो आपके आलेख है उनमें ये सारी चीजें सम्मिलित हो कि लोगों के साथ उसने कैसा व्यवहार करा, किसी घटना में कैसा व्यवहार करा, ये सब कुछ। एक प्रभावी आलेखन क्या हो सकता है, एक डायरी में आलोकनों को तत्काल आलेख बनाना कि तुरंत आप पूछ रहे हो किसी बच्चे से और तुरंत आपने उस डायरी में नोट कर लिया है। किसी एक्टिविटी के टाइम पे बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसे देखना। बालक के कार्य संबंध में विवरणात्मक कथन लिखना। बालक का प्रोफाइल प्रिपेयर करना, पोर्टफोलियो बनाना, महत्वपूर्ण परिवर्तनों के नोट बनाना, और अंकन करते समय बालक के संशयों को स्पष्ट करना। बालकों में क्या क्या समस्या उनको स्पष्ट करना। एकीकृत सूचनाओं की व्याख्या, आपने इतनी सूचना इकट्ठी करी है, अब उनको इंटीग्रेट करना है और उनको फिर एक्सप्लेन करना है। तो बालक कहाँ है और उसे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है को समझने और बालक के संबंध में निष्कर्ष निकालने में यह सहायता करता है। इसके लिए दैनिक विश्लेषण और आलेखों पर पुनर्विचार की जरूरत होती है। आपने डेली बेसिस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उनको अब एनालिसिस करने की जरूरत है, उन पर एक और बार विचार करने की जरूरत है। ठीक है, ये आवश्यक है ग्रेडिंग या अंकन से आगे जाया जाए, मतलब आकलन को ओनली ग्रेडिंग या अंकन तक ही नहीं रोका जाए, और भी आगे आपको इससे सोचना चाहिए। कुछ दिए हुए हैं, एक एक्टिविटी मतलब एक एग्जाम्पल टाइप का दिया हुआ है, तो चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी स्किप कर सकते हैं। ये अभी आपके काम में नहीं आएगा, ये आपके काम में तभी आएगा जब आप एक टीचर बन जाओगे। देखो, जो सीसीई है, सीसीई के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। सीसीई के बारे में हमने जनरल जब हम पेडागोजी पढ़ रहे थे तब भी आया, उसके साथ जो सब्जेक्ट पेडागोजी में हम आए तब भी सीसीई के बारे में हर बार आया ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आया है सीसी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से दिया कि जितने भी शिक्षा आयोग पॉलिसीज आई उन सब ने सीसी के बारे में कुछ अपनी अलग अलग मत दिए। तो क्या क्या मत दिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, जिसे हम बोलते हैं कोठारी आयोग। इन्होंने बोला कि मूल्यांकन एक सतत क्रिया है और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का आवश्यक अंग के रूप में होता है और शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठता से संबंधित होता है। तो इन्होंने यही बात कर दी कि मूल्यांकन जो है वो शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। इस प्रकार मूल्यांकन की तकनीकें वैध, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक होनी चाहिए और विद्यार्थियों का आकलन करते समय विविध तकनीकों का प्रयोग आपको किया जाना चाहिए। इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी कभी स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाता है कि ये स्टेटमेंट किस शिक्षा आयोग ने दिया या फिर किस एजुकेशन पॉलिसी ने दिया है। अगला आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या बोला, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता की संभावना का ध्यान रखती है। सीसीई हर तरह की आवश्यकता की संभावना का ध्यान रखेगी, जिसमें शिक्षा के दोनों पहलू शामिल होंगे, शैक्षिक और गैर शैक्षिक। तो शिक्षा के दोनों पहलुओं को शामिल करने की बात किसने करी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने करी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर।
फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया 1992 में। इसने बोला सीसी की अवधारणा को पुनः व्यक्त किया और राष्ट्रीय परीक्षा सुधार रूपरेखा के द्वारा परीक्षा निकायों के निर्देश समूह के रूप में सेवा करने का आह्वान करता है, जो नवाचार को स्वतंत्रता देंगे और विशिष्ट परिस्थिति के अनुकूल रूपरेखा को अपनाएंगे। नवाचार को स्वतंत्रता देने की और विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल रूपरेखा अपनाने की बात करिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने। फिर आता है आपका एनसीएफ 2005। ये क्या बोलता है सीसी के बारे में? सतत एवं व्यापक आकलन का सुझाव देता है और विद्यालय स्तर पर आकलन प्रक्रियाओं को लोचशीलता और विद्यार्थियों के आकलन कार्य पर जोर देने की बात करता है। इसके बाद आरटी एक्ट 2009 ने प्राथमिक स्तर तक सीसीई के प्रयोग को कानूनी रूप से आवश्यक बना दिया। इन्होंने बोल दिया सीसीई आपको करना है, मतलब करना ही है। खंड 29(1) कहता है कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया में सीसीई को अपनाए जाने से विद्यार्थियों को भय, मानसिक आघात, चिंता से मुक्त हो सकेंगे। सीसीई को अपनाने से विद्यार्थी भय, मानसिक आघात और चिंता से मुक्त हो सकेंगे। ये बात किसने की है? ये बात आरटी एक्ट 2009 में की गई है। अगर यहाँ तक बात समझ में, किस किस तरह से नहीं याद रखना है। फिर यार सीसी की अवधारणा तो इतनी पड़ी है कि कोई अंत ही नहीं है जिसका। मूल्यांकन शब्द का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिसमें बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना, प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करना, बालक की प्रगति के संबंध में निर्णय लेना और अगली कक्षा में पदोन्नत करने से संबंधित क्रियाएं शामिल इसमें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपके मूल्यांकन में शामिल होती हैं। सीसी के उद्देश्य क्या है? ये कुछ मुख्य उद्देश्य दिए हुए हैं सीसी के। देखो इन्हें मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी के आकलन के क्षेत्र, विद्यार्थी के आकलन के क्षेत्र में क्या क्या आता है? पाठ्यचर्या क्षेत्र आता है, अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्र आते हैं, पाठ्यचर्या गतिविधि आती है और सामाजिक व्यक्तिगत गुण आती हैं। अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्र मतलब इसमें आपकी को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज आ जाएंगी। पाठ्यचर्या क्षेत्र में सिर्फ पाठ्य के जो आपकी बुक्स हैं वो आ जाएंगी। पाठ्यचर्या गतिविधि में आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे और सामाजिक व्यक्तिगत गुण में अभिवृत्ति कैसी, ईमानदारी कैसी, परोपकारिता गुण है कि नहीं, सहयोगिता का गुण है कि नहीं, ये सब कुछ। पाठ्यचर्या क्षेत्रों में मूल्यांकन। अब पाठ्यचर्या क्षेत्रों में किस तरह का मूल्यांकन होता है? आकलन की आवधिकता मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक हो के संबंध में विद्यालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी कि आकलन की जो अवधि है वो वार्षिक होगी, मासिक होगी या त्रैमासिक होगी, इसके बारे में विद्यालय निर्णय लेगा। निर्दिष्ट अवधि में पूर्ण किया गया भाग प्रत्येक आकलन के अंतर्गत आना चाहिए। बाद के क्रम में किए जाने वाले आकलन के अंतर्गत पहले आकलन में आ चुके क्षेत्र की वाक्य पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि पहले आपने जैसे ए से 1 में जो सिलेबस लिया उसे आप ए से 2 में नहीं दोगे, ये बात बोली इन्होंने। आवधिक आकलन के अतिरिक्त कक्षा के बाहर या भीतर जबकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जारी हो तब भी दैनिक आधार पर आकलन किया जाना चाहिए। ये ऑन टीचिंग और वाइल टीचिंग आकलन है। इस उद्देश्य हेतु मौखिक परीक्षाएं, व्यक्तिगत क्रियाकलाप आदि इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। 1 मिनट ना, कुछ स्मेल आ रही है, शायद कुछ बर्न हो रहा है। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ वीडियो पॉज करके। वो तो बाहर कुछ जल रहा था, मुझे लगा ऐसा ना हो कि घर में कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा हो। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं। हम ये पढ़ रहे थे कि आवधिक आकलन के अतिरिक्त कक्षा के बाहर या भीतर जबकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जारी हो तब भी दैनिक आधार पर आकलन किया जाना चाहिए। आवधिक आकलन चल रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ दैनिक आकलन भी हमें किया जाना चाहिए। ये ऑन टीचिंग और वाइल टीचिंग आकलन है। टीचिंग के टाइम पर और जबकि लर्निंग हो ही रही है उसी के टाइम पे आकलन है। तो जो आपका दैनिक आकलन है वो ऑन टीचिंग और वाइल लर्निंग का आकलन कह सकते हो आप। इस उद्देश्य हेतु मौखिक परीक्षाएं, व्यक्तिगत सामूहिक कार्य, क्रियाकलाप कर सकते हैं। वो एफए के पार्ट की बात यहाँ पे चल रही है। अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्रों में मूल्यांकन। अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्रों में मूल्यांकन। अब हमें आगे डिस्कस करना था कि पाठ्यचर्या के अन्य क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से मूल्यांकन होता है। हम लोगों ने अभी डिस्कस करा था कि पाठ्यचर्या में किस तरह से मूल्यांकन करते हैं। पाठ्यचर्या के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो उसमें हमारी कला शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभाव जैसे विषय इस वाले हमारे पोर्शन के अंदर आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे सामाजिक व्यक्तिगत गुणों, SPQ यानी कि सोशियो पर्सनल क्वालिटीज। सोशियो पर्सनल क्वालिटीज जो है व्यक्ति के खुद से रिलेटेड है। व्यक्ति जैसे स्वच्छता आ गया कि व्यक्ति खुद को कितना साफ रखता है और अपने आसपास के वातावरण को कितना साफ रखता है। समयबद्धता का गुण उस व्यक्ति में है या फिर नहीं है, यानी टाइम से स्कूल आता है यानी अपना वर्क समय पर कर रहा है या नहीं कर रहा है। सहयोग की भावना उसके अंदर किस तरह की है।
आदर करता है यानी शिक्षकों का, अपने मित्रों का, उत्तरदायित्व की भावना को किस तरह से निर्वाह करता है, नेतृत्व की क्वालिटी किस तरह की है, भावनात्मक स्थिरता यानी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, रोना, इस तरह की क्वालिटी तो उसके अंदर नहीं है, ईमानदारी है या नहीं, सराहना, इन सभी का अवलोकन किया जाता है PSPQ के मूल्यांकन के अंतर्गत। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि किस किस तरह से हम पॉइंट्स को, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लेकर चलते हैं, उनके उपकरण क्या हैं और कब उन्हें किया जाना चाहिए और किस तरह से उनको रिकॉर्ड करना है, यानी साप्ताहिक करना है, डेली बेसिस पे करना है, मंथली बेसिस पे करना है। आकलन की कुछ विधियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। सामाजिक अध्ययन विज्ञान के शिक्षण उद्देश्य राष्ट्रीय अभिकेंद्रित समूह का सामाजिक विज्ञान शिक्षण पर स्थित प्रपत्र प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के निम्न उद्देश्यों को बताता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है याद करने वाला कि सामाजिक अध्ययन के जो उद्देश्य हैं उन्हें बताता कौन है, तो ये जो संस्था है, ये संस्था इन उद्देश्यों के बारे में बताती है कि कौन कौन से उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के शिक्षण के लिए। सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर आपको क्या क्या मूल्यांकन करना है कि बच्चों में अवलोकन, परख और वर्गीकरण कौशलों का विकास किस तरह से हुआ है, सामाजिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर जोर देते हुए बालक में पर्यावरण के प्रति समग्रात्मकता का विकास हुआ है नहीं, यानी पर्यावरण को वो होलिस्टिक वे में देखता है या फिर नहीं देखता है, विभिन्नता और विविधता के प्रति सम्मान की भावना का विकास उसमें हुआ है नहीं, सामाजिक मुद्दों के प्रति किस तरह से उसे हम सुग्राही बना सकते हैं, यानी कि वो समाज में जो मुद्दे चल रहे हैं उनके प्रति एक्टिव रहे। उच्च प्राथमिक स्तर पर मानव जीवन और अन्य प्राणियों के बसेरे के रूप में पृथ्वी की समझ को विकसित करते हैं, यानी कि जब हम थोड़े हाई लेवल पर जाते हैं तो हम बच्चों को ये बताने की कोशिश करते हैं पृथ्वी पर मानव और अन्य जीव किस किस तरह से रह रहे हैं, पृथ्वी सभी का घर किस तरह से है। यहाँ पर हम जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल जैसी चीज़ों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अपने देश, प्रदेश और देश को वैश्विक संदर्भ में अध्ययन करने का विद्यार्थी में सूत्रपात करना, इस उच्च प्राथमिक स्तर पर ही हम बच्चों को बता रहे होते हैं कि अन्य देशों के साथ हमारे देश के संबंध किस तरह से, अगर किसी अन्य देश में कुछ घटना घटित होती है तो उसका हमारे देश पर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है, हमारे क्षेत्र का विस्तार कैसा, भारत का पूरा भौगोलिक मानचित्र इसमें समझाया जाता है, इसके पड़ोसी देश और साथ के साथ जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया जाता है। विश्व के अन्य भागों के परिप्रेक्ष्य में भारत के अतीत के अध्ययन का विद्यार्थियों में सूत्रपात करना, अन्य भागों जैसे फ्रांस की क्रांति, आप जब सोशल साइंस पढ़ते हैं एनसीईआरटी के इतिहास में तो वहाँ पे पहले फ्रांस की क्रांति बताई जाती है, फिर उसके बाद उसी तरह से भारत में किस तरह से क्रांतियाँ चल रही थी, तो विश्व के अन्य भागों में जो घटनाएं हो रही हैं उसके साथ साथ भारत में किस तरह की उस समय घटनाएं हो रही थी, तो उसको कनेक्ट करना। विद्यार्थियों को देश की सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं और प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता और गतिशीलता से परिचित कराना। आकलन के सूचक क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं असेसमेंट के, तो यहाँ पर ये सूचक लिखे हुए हैं, हम कौन कौन सी योग्यता उनके द्वारा माप सकते हैं वो लिखी हुई है। अवलोकन और पठन, अवलोकन और पठन से हम उनकी रिपोर्टिंग, कथा चित्रण, चित्र पठन निर्माण और सारणी, ये सब योग्यताएं आ जाएंगी। चर्चा में सुनने की क्षमता है, यानी बात किस तरह से कर पा रहा है, विचार व्यक्त कर पाता है, यानी दूसरों से जानकारी प्राप्त करने में दिलचस्पी है या नहीं है। अभिव्यक्ति में चित्रण, शारीरिक क्रियाएं, सृजनात्मक लेखन, मूर्तिकार, ये सारी। वर्णन में तार्किकता, तर्क युक्त तरीके से चीजों का वर्णन करता है या फिर नहीं करता। वर्गीकरण, वर्गीकरण का गुण है या नहीं, अगर आप उसके सामने कुछ मिक्स पॉइंट्स रख दो तो वो उनको, या फिर कुछ वस्तुओं के नाम मिक्स करके रख दो तो उनका श्रेणी विभाजन, समूह निर्माण, अंतर उनमें तुलना कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। प्रश्न पूछने से हमें पता चलेगा कि जिज्ञासा प्रकट करने का गुण उसमें कितना है, समीक्षात्मक चिंतन है या नहीं, प्रश्नों का विकास करना, विश्लेषण में अनुमान करना, परिकल्पना और निष्कर्ष करना, प्रयोग से तत्काल निर्माण करना, यानी कि आपने उसे कुछ मटेरियल सामने पटका और बोला कि इससे कुछ बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ, तो तुरंत उससे बना पा रहा है नहीं, कुछ वस्तुएं बना पाता है नहीं, प्रयोग कर पा रहा है नहीं चीजों का। न्याय और समानता के अंदर गैर लाभप्रद विभिन्न योग्यता वाले बालों के प्रति संवेदनशीलता, कक्षा में जो अन्य बच्चे हैं जो थोड़े पिछड़े हुए हैं या हो सकता है कुछ अधिगम आसक्तता वाले बच्चे हों, कुछ दिव्यांग बच्चे हों, उनके प्रति उसका रवैया किस तरह का है। पर्यावरण के प्रति लगाव किस तरह से, जैसे कि जो आसपास जानवर घूम रहे होते हैं उनके प्रति या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके प्रति। सहयोग, जिम्मेदारी लेना, सूत्रपात करना, साझा करना, साथ साथ मिलकर कार्य करना, ये सारे गुण उस व्यक्ति में या उस बच्चे में है या फिर नहीं है। वैकल्पिक आकलन, अल्टरनेटिव असेसमेंट, कुछ अल्टरनेटिव तरीके भी होते हैं असेसमेंट के जिसके अंदर ऐसी चीजें आ जाती है, नाटक, चित्र पठन कार्य, परियोजना, बालकों के चित्रण, संवाद,
इन सब के माध्यम से भी हम आकलन कर सकते हैं कि बच्चा नाटक में किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके सामने एक डायग्राम लिखा, डायग्राम को लेकर स्टोरी बना पाता है या फिर नहीं बना पाता, इस तरह की चीजें। सृजनात्मक लेखन, अभिनय और नृत्य द्वारा भी आकलन किया जा सकता है। ये सारे हमारे पाठ्यचर्या के क्षेत्रों के अंदर आ रहे हैं। बालकों की चित्रकारी, बालक स्वयं को चित्रकारी के माध्यम से अधिक स्वतंत्रता पूर्वक और गहराई से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थोड़े से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बालकों को व्यक्तिगत व्याख्या और कल्पना का अवसर देता है। यहाँ से बनेगा अगर क्वेश्चन बनेगा तो, बालकों को व्यक्तिगत व्याख्या और कल्पना का अवसर प्रदान करने के लिए कौन सी युक्ति सही है, तो चित्रकारी जो है वो सबसे ज्यादा सही है। क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप तो इंपॉर्टेंट होता ही है। फील्ड ट्रिप के बारे में हम बात कर चुके हैं। पोर्टफोलियो के बारे में पहले बहुत बात हो चुकी है, प्रीवियस जो वीडियोज है उसमें। प्रदर्शन आधारित अभिकलन के लिए निर्देश, निर्देश मतलब होता है रूब्रिक। रूब्रिक्स होता क्या है, रूब्रिक्स मतलब ये कि आपने बच्चों को पहले ही बता दिया कि आपका आकलन किन किन पैमाने पे किया जाएगा, फिर बच्चा उन्हीं उस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है, उसी तरह से परफॉर्म कर रहा है। विद्यालय के पाठ्यचर्या विषयों, पाठ्यचर्या गतिविधियों और सामाजिक व्यक्तिगत गुणों सहित किसी क्षेत्र में प्रदर्शन का आकलन करने हेतु विशेषज्ञों, शिक्षक एवं विद्यार्थियों दोनों के द्वारा मूल्यांकन के लिए तैयार किया गया उपकरण रूब्रिक कहलाता है। रूब्रिक में क्या होता है, ये कसौटी और मानकों से संबंधित अधिगम उद्देश्यों का एक समूह होता है जो विद्यार्थियों के प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि है इसके अंदर कुछ पैमाने पहले से दिए हुए होते हैं और विद्यार्थियों के आकलन में से प्रयुक्त किया जाता है। रूब्रिक विशिष्ट कसौटी के अनुसार मानकीकृत मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की अनुमति देता है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो 3-4 लाइन है, ये 4 लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूब्रिक्स के बारे में। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। रूब्रिक्स शुद्ध या विश्लेषणात्मक हो सकते हैं। वे गणित, विज्ञान, इतिहास, लेखन, नाटक, कला, संगीत आदि किसी भी क्षेत्र के लिए निर्मित किए जा सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि जो सिर्फ पाठ्यचर्या के हमारे विषय हैं, गणित, विज्ञान, इतिहास, हिंदी, इंग्लिश, इन्हीं में रूब्रिक्स का यूज कर सकते हैं। इनके अलावा नाटक, कला, संगीत में भी इनका यूज कर सकते हैं, उसके पैमाने हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पर एक रूब्रिक्स का एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, इससे चीजें समझ में आएंगी आपको। रूब्रिक्स विद्यार्थियों के अंतिम उत्पाद को बेहतर बना देता है और इसलिए अधिगम में वृद्धि होती है। तो रूब्रिक्स का ये एक मेरिट्स हो गया। विद्यार्थियों को पहले ही रूब्रिक्स प्राप्त हो जाता है तो वे समझ जाते हैं कि उनका मूल्यांकन कैसे होना है, उसी प्रकार वे तैयारी करते हैं। तो ये वही बात होगी जो मैंने अभी बताई थी आपको। रूब्रिक्स के लाभ क्या क्या हैं, विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, उससे क्या अपेक्षा, ये पहले ही को स्पष्ट रूप से दर्शाकर ये पहले ही बच्चों को बता दिया जाता है कि उनसे अपेक्षाएं हमारी क्या क्या है, मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा। इससे बच्चों का प्रदर्शन सुधरता है। विद्यार्थियों को अपने कार्यों की गुणवत्ता का बेहतर तरीके से आकलन करने में यह सहायता प्रदान करेगा। आकलन को अधिक वस्तुनिष्ठ और सुसंगत बनाने की अनुमति देगा। अध्यापक को उसकी कसौटी को निर्देशित पदों में स्पष्ट करने पर बल देता है। विद्यार्थियों के कार्य के मूल्यांकन में शिक्षकों के लगने वाले समय को यह घटाएगा कि बच्चों को जब टीचर असेसमेंट लेता है तो उसमें जो टाइम लग रहा है उसे रिड्यूस कर देता है। एंड समूह में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आकलन की कसौटी के बारे में विद्यार्थियों को जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। आकलन की कसौटी क्या है, किन किन कसौटियों पे बच्चों को उतरना है, तो इसके प्रति बच्चों को जागरूक कर देता है। उन्हें पहले ही पता चल जाएगा कि इस तरह से हमारा असेसमेंट होने वाला है। निर्देशों में प्रभावशीलता के संदर्भ में शिक्षक को उपयोगी पृष्ठपोषण प्रदान करना, यानी कि एक क्या बोलते हैं बेहतर फीडबैक प्रोवाइड कराना। विद्यार्थियों को उन शक्तियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के संबंध में अधिक सूचना पृष्ठपोषण करना। बच्चों को उनकी क्या क्या शक्ति हैं और कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है इसके बारे में बच्चों को फीडबैक देना। प्रयोग में सरल होता है और ये वर्णन में भी सरल होता है। अब बात आ जाती है ग्रेडिंग बनाम अंकन प्रणाली। छोटी क्लासेस में से जो नंबर्स का सिस्टम है उसे पूरी तरह हटा दिया है, वहां पर अब सिर्फ ग्रेड ही चलते हैं। अब ये ग्रेड का मतलब क्या, ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था DSSB में, ठीक है, कि मानक में यह कार्य 101 पैमाने जो ग्रेडिंग जो हमारा नंबर का काम है वो 101 अंक पैमाने पर आधारित है। 101 अंक कहाँ से होते हैं, क्योंकि अंक 0 से शुरू होते हैं और 0 से शुरू होकर ये 100 तक जाते हैं, जिसमें सबसे कम नंबर जो मिलते हैं वो 0 और 100 मिलते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि विशुद्ध शून्य और 100 अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, कि 100 मार्क्स बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे और एकदम 0 मार्क्स तो ये भी बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। विभिन्न विषय क्षेत्रों के प्राप्तांकों की विविधता में इस परिणाम दिखाई देता है। इसका ये दोष ये है कि ना तो विभिन्न परीक्षाओं ना ही विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों की परस्पर तुलना करने की अनुमति देता है।
यहाँ पर इसका अगर मेन डिमेरिट्स बताऊँ तो मेन डिमेरिट इसका यही है कि अगर किसी बच्चे के सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाते हैं तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि इसे सब्जेक्ट का 100% नॉलेज है, क्योंकि उसे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का नॉलेज जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। और यदि मान लो किसी के 0 मार्क्स भी आ जाते हैं 100 में से, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसे इस सब्जेक्ट्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं आए जो एग्जाम्स में आए हुए थे। ठीक है, तो इसका कंपेयर करना, इसके माध्यम से कंपेयर करना कोई इतना ठीक होता नहीं है। विद्यालय स्तर पर इंडियन काउंसिल ऑफ स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन आईसीएसई बोर्ड जो है वो ग्रेडिंग प्रणाली को ही अपनाता है। सीबीएसई ने पहले ग्रेडिंग प्रणाली को प्रस्तुत करा, फिर जनता ने विरोध करा तो दोबारा से अंकीय प्रणाली पर आया, लेकिन अब ये दोबारा से ग्रेडिंग प्रणाली पर जाने की बात कर रहा है। और 8th क्लास तक तो अपना हर जगह ग्रेडिंग ही चलती है, उसके बाद फिर जब बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं इन्हीं में नंबर चलते हैं। ग्रेड्स अंकन की विधियां। ग्रेडिंग विभिन्न प्रकार से की जा सकती है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, या फिर संपूर्ण और सापेक्षिक ग्रेडिंग। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेडिंग कितने प्रकार से हो सकती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव हो सकती है। प्रत्यक्ष ग्रेडिंग की बात कर लें। प्रत्यक्ष ग्रेडिंग में बच्चे के प्रदर्शन का आकलन गुणात्मक पदों में किया जाता है, क्वालिटेटिव बेस में किया जाएगा। ABCD ग्रेड उसे दे दिए जाते हैं। इस विधि का उपयोग लाभदायकता से पाठ्यचर्या विषयों, पाठ्यचर्या गतिविधियों, सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों के आकलन हेतु किया जाएगा। तो पाठ्यचर्या विषयों, पाठ्यचर्या गतिविधि और व्यक्तिगत आकलन के लिए प्रत्यक्ष ग्रेडिंग का हम यूज कर रहे हैं। अब आती है अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग। अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग में विद्यार्थी के प्रदर्शन का आकलन पहले अंकों के पदों में किया जाता है, तत्पश्चात संपूर्ण सापेक्षिक प्रक्रिया का प्रयोग कर अक्षर पद वाले ग्रेड्स में अंकों का रूपांतरण कर दिया जाता है। अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग में होगा ये कि पहले तो उसे नंबर्स दे दिए जाएंगे कि इसमें इसके 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, 38 है, इस तरह से। फिर इनको बाद में ग्रेड्स में कन्वर्ट किया जाएगा कि ABCD जो भी ग्रेड्स हैं। संपूर्ण ग्रेडिंग में विषय में अंकों के वितरण का विचार पहले किए बिना ही अंकों का ग्रेड्स में प्रत्यक्ष रूपांतरण किया जाता है। यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि अगर बच्चे के 75% या इससे ज़्यादा आएंगे तो उसे A ग्रेड दे दिया जाएगा, 60 से 74 आएंगे तो उसको B ग्रेड दे दिया जाएगा, 45 से 59 आएगा तो C ग्रेड, 33 से 44 पे D ग्रेड और 33 से कम पर E ग्रेड। यहाँ से क्वेश्चन IEEE में बनकर आ चुका है कि ग्रेडिंग सिस्टम में कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। और ग्रेड्स का भी पूछ लेते हैं कि C ग्रेड किसके किसके बीच में रहेगा, B ग्रेड किसके किसके बीच में रहेगा। हालांकि ये काफ़ी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट और कई बार ये चेंज होता भी रहता है, बट ये यूनिवर्सल है, मतलब ऐसा ही चलता है। लगभग 75% से ज़्यादा को A ग्रेड ही दे दिया जाता है। सापेक्षिक ग्रेडिंग को वक्र ग्रेड के रूप में जाना जाता है। वक्र का तात्पर्य सामान्य संभाव्यता वक्र से, इसे मानदंड संदर्भित ग्रेड के रूप में जाना जाता है। सापेक्षिक ग्रेड्स का कार्य समस्त उपलब्धियों के क्रम में विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से श्रेणीबद्ध करना है। अक्षर जैसे ABCDE प्रदान करने से पूर्व ही इनका साम्य निर्धारण कर दिया जाना चाहिए। ये भी कुछ उसी तरीके से है जैसे कि हमारा ये वाला था, संपूर्ण ग्रेडिंग था। इसमें बच्चों को, इसमें ऐसा होता है कि बच्चों की उपलब्धि के आधार पर ABCD बांट दिया जाता है कि जिसके जो फर्स्ट आते हैं उनको A, जो सेकंड आते हैं उनको B, जो थर्ड आते हैं उनको D, कुछ इस तरह से। तो ये हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि भाई A ग्रेड वाले बच्चे कितने हैं, 7% है। B ग्रेड वाले कितने हैं, 24% है। C ग्रेड वाले कितने हैं, 38% है। D ग्रेड वाले 24% है, E ग्रेड वाले 7%। ठीक है, जैसे ऐसा होता है। शायद आपने कुछ मॉक वगैरह दिए हो टेस्ट बुक के, तो वहाँ पर एक इस तरह से ग्राफ बनकर आ जाता है, आपकी पोजीशन यहाँ पर है, 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 इस तरह का। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, 10 से 20% को A, मतलब 10 से 20% छात्र A ग्रेड में है, 20 से 30% छात्र B ग्रेड में है, 30 से 40% छात्र C ग्रेड में। यहाँ पर ऐसा मतलब नहीं है कि 10 से 20% छात्रों को A ग्रेड मिला है। A ग्रेड वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 से 20% है, ये है इसका मतलब। अब आपको समझ में आ गया होगा। संपूर्णता प्रदर्शन की तुलना में ग्रेड पॉइंट औसत, ये क्या है? यदि हम विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के संपूर्ण प्रदर्शन की तुलना करना चाहते हैं तो हमें विभिन्न विषयों से प्राप्त ग्रेडिंग को मिलाकर GPA निकालना पड़ेगा। GPA क्या है? ग्रेड पॉइंट एवरेज है, यानी कि बच्चों के बहुत सारे ग्रेड आए, अब उन सब ग्रेड्स का एवरेज निकाल के एक ग्रेड दे दिया कोई सा भी, तो वो होता है GPA। ये इन्होंने GPA निकाल के बताया।
एक विद्यार्थी एक से एक विद्यार्थी बा है, उसको इस तरह से ग्रेड मिले, इसका जीपीए 3.8 आया, इसका जीपीए 4.2 आया, ये जीपीए निकाला इन्होंने। प्रभावशालीता हेतु ग्रेडिंग नियमावली। अगर आपको ग्रेडिंग को प्रभावशाली बनाना है तो क्या करना होगा? निर्देश के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को अपनी ग्रेडिंग प्रक्रिया के बारे में बताना। बच्चों को पहले ही बोल दो कि आपके ग्रेड्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट करना कि पाठ्यक्रम ग्रेड्स केवल उनकी उपलब्धि पर आधारित होंगे। थर्ड है, अन्य घटकों, प्रयास, कार्यों, व्यक्तिगत को आकलन किस प्रकार होगा, ये सब कुछ उन्हें बता दिया जाए। ग्रेडिंग प्रक्रिया को नियत अधिगम परिणामों से संबंध करना, जैसे निर्देशात्मक उद्देश्य। टेस्ट वैध होना चाहिए। एंड टेस्ट रिपोर्ट्स और अन्य प्रकार के मूल्यांकन में नकल रोकने हेतु प्रावधान आपको सावधानी बरतना होगा। संभावित शीघ्रता के साथ साथ सभी परीक्षा परिणामों का पुनरावलोकन कर लौटना। उनको देखो, अवलोकन करने के बाद एक और बार उनको पुनरावलोकन करो, दोबारा से रिफ्लेक्ट करके देखो उसे। विविध उपलब्धियों के उचित भार का ग्रेडिंग में समावेश। हल्के प्रयास व दुर्व्यवहार के लिए उपलब्ध ग्रेडिंग को नीचे नहीं करना चाहिए। और निष्पक्ष बने, किसी तरह का इसमें आपको भेदभाव नहीं करना है। ग्रेडिंग के लाभ क्या क्या? अब ये लाभ आप लोग पढ़ लेना, कोई इसमें कुछ समझने का है नहीं, ठीक है, लोग जस्ट रीड करोगे हो जाएगा। चलो लास्ट स्लाइड है, मैं पढ़ ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे फिर। चलो पढ़ लेते हैं इसको भी। कहाँ गया? चलो देख लेते हैं। ग्रेडिंग का लाभ सबसे पहले यह है कि ये अविश्वसनीय अंकों के आधार पर किए जाने वाले विद्यार्थियों के गलत वर्गीकरण को न्यूनतम कर देगा। अंकों पे बिल्कुल भी हम विश्वास नहीं कर सकते कि अंक ज़्यादा हैं मतलब बच्चे के ज़्यादा नंबर है। तो इस तरह से बच्चों का जो वर्गीकरण हो रहा था नंबर्स के बेस पर, उसे ये कम कर देगा। यह उच्च सफलता प्राप्त करने वालों के बीच होने वाली अस्वास्थ्यप्रद गला काट प्रतियोगिता को खत्म कर देगा। अस्वास्थ्यप्रद गला काट प्रतियोगिता मतलब कि अनहेल्दी कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ सेंस ही नहीं है। बच्चों के अंदर अलग अलग योग्यता हैं लेकिन सब एक ही फील्ड में भागे जा रहे हैं। यह कम सफलता प्राप्त करने वालों के लिए बहुत संतोषप्रद होगा। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उनके अंदर एक तरह से मोटिवेशन आएगा। ये एक नियत कालावधि में बिना अनुत्तीर्ण का कलंक वहन करते हुए किसी विषय में ग्रेड सुधार के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। बच्चों के अंदर फेल होने का जो लग जाता है, कलंक लग जाता है कि तुम फेल हुए हो, उसे ये कम करेगा और बच्चों को अवसर प्रदान करेगा दोबारा से एग्जाम देने का। परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले आत्महत्या के लिए प्रयास या घर से भाग जाने को रोकेगा। और अनुत्तीर्ण न होने वाले, जो कि 50% या इससे भी अधिक हो सकते हैं, का राष्ट्र मानव एवं प्राकृतिक संसाधन के रूप में साझा कर लाभान्वित होगा। जो बच्चे के कम मार्क्स आते हैं उनकी भी यहाँ पर ग्रोथ होगी। तो ये थी हमारी यूनिट। इसके साथ ही हमारा जो एसएसटी का पेडागोजी वाला पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे साइंस पेडागोजी के बारे में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन और कुछ भी अगर चैनल पर नया आएगा तो वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।